नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है ट्रू एजुकेटर के नाम से। दोनों चैनल को आपको सपोर्ट करना है। दोनों चैनल को सपोर्ट करना ही हमें मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। दोनों चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक शेयर बढ़ते हैं, कमेंट्स बढ़ते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बाकी पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ाऊँगा मैं और वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, विश्वास कीजिए। तो शिवाजी का भाग 1 देखा था हमने, जिसमें शिवाजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जो काम किया वो सारी चीज़ें देखी। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवाजी के प्रशासन पर। शिवाजी का प्रशासन कैसा था, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हल्के में नहीं लें। शिवाजी का प्रशासन मुगल और दक्षिण राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था, निरंकुश लोकहितकारी था। यानी सबसे पहली बात, मुगल और दक्षिण राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था। शिवाजी का प्रशासन जो था वो मुगल और दक्षिण के राज्यों के प्रशासन से प्रभावित था और निरंकुश लोकहितकारी था। निरंकुश था लेकिन लोकहितकारी था। प्रशासन के शीर्ष पर राजा होता था जो छत्रपति की उपाधि धारण करता था। राजा अंतिम न्यायाधीश और सेनापति होता था। शिवाजी के प्रशासन में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री होते थे। प्रश्न यहीं से बनता है, अष्टप्रधान, जिनको अष्टप्रधान बोला गया। शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए 8 मंत्री होते थे जिनको अष्टप्रधान बोला गया है, जो राजा को परामर्श देते थे। अष्टप्रधान मंत्रिमंडल नहीं था, प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। शिवाजी अष्टप्रधान की सलाह मानने को बाध्य नहीं थे। 8 लोग थे चलाने के लिए, लेकिन 8 शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे और ये एक तरह का मंत्रिमंडल नहीं था। ये शिवाजी इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। मंत्रिमंडल में तो क्या होता है कि मंत्रिमंडल जो फैसला देता है उसको मानना ही पड़ता है लगभग। तो ये यहाँ पर शिवाजी बाध्य नहीं है। अब अष्टप्रधान जो है 8 लोग हैं, उसमें कौन कौन है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। सबसे पहले 1 नंबर पर अष्टप्रधान में आता है पेशवा। बिल्कुल, या तो सवाल बनेगा शिवाजी के जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमने भाग 1 में पढ़ा है, या इसमें प्रश्न बनता है यहाँ से अष्टप्रधान से। 90% चांसेस होते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के प्रशासन की देखभाल करना है। संपूर्ण राज्य का जो प्रशासन है उसको देखभाल करना है। ये प्रधानमंत्री होता था, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल करता था। शिवाजी के समय प्रथम पेशवा शामराज नीलकंठ थे, उसके बाद मोरोपंत पिंगले पेशवा बने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक तरह का प्रधानमंत्री होता था और पेशवा जो राजा नहीं होता था, तो उस समय सारी कार्य की देखभाल की जिम्मेदारी इस पर आ जाती है। यानी राजा के बाद 2nd नंबर पर पेशवा ही था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए अमात्य या मजूमदार, इम्पोर्टेंट है अमात्य या मजूमदार। तो यहाँ पर देखिए अमात्य और मजूमदार किसको बोला गया, ये वित्त मंत्री था। अमात्य, मजूमदार, अथवा यानी अमात्य कह दो या आप कह दो मजूमदार, एक ही बात है। ये वित्त मंत्री होता था जो राज्य की आय व्यय की जांच करता था। प्रथम अमात्य बालकृष्ण पंत हनुमंते थे, उसके बाद नीलोजी अमात्य बने। हालांकि ये कभी नहीं पूछा गया था कि प्रथम कौन है, द्वितीय कौन है। आप इतना ध्यान रखें कि अमात्य या मजूमदार कौन होता था, वित्त मंत्री होता था। पेशवा कौन होता था, प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद में मंत्री या वाक्यानवीस, ये राज्य की दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था। राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करता था। देखो, राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल। दूसरी बात, दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करता था। दैनिक गतिविधियां जो भी थी उसको लिपिबद्ध, और राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करता था। ये जासूसी विभाग का अध्यक्ष भी था। इन 3 चीज़ याद रखनी। एक तो जासूसी विभाग का अध्यक्ष, राजा के जीवन की सुरक्षा की देखभाल करना, दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करना। दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करना, राजा के जीवन की सुरक्षा और जासूसी विभाग। ये कौन देखता था, मंत्री या वाक्यानवीस। यानी वाक्यानवीस हर वाक्य से वाकिफ रहता था। एक तो जासूसी विभाग से
राजा के जीवन की सुरक्षा से और दैनिक गतिविधियों को लिपिबद्ध करना, ये 3 काम इसके थे, मंत्री या वाक्यानवीस। उसके बाद में सचिव या शुरूनवीस। तो सचिव या शुरूनवीस पत्र व्यवहार का काम करता था। पत्र व्यवहार यानी वो शुरू हो जाता था पत्र लिखना, ऐसे याद कर लो। सचिव या शुरूनवीस शुरू हो जाता था पत्र व्यवहार का कार्य करने के लिए। दबीर या सुमंत। दबीर या सुमंत, देखो जो विदेश जाता है वो क्या होता है, दबा हुआ रहता है। दूसरे देश में काम करता है ना, तो दब के काम करना पड़ता है उसको। तो दबीर ऐसे याद करो। सुमंत ये विदेश मंत्री होता था। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होता था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करें, ज़्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद में सेनापति या सर नौबत। देखो सेनापति से ही आप याद कर सकते हो, सेना की भर्ती करना, सेना से संबंधित काम देखेगा। और सर नौबत मतलब नौबत, सेना की नौबत कब आती है, ऐसे याद कर सकते हो, सर नौबत। तो सेनापति अथवा सर नौबत, इसका कार्य सेना की भर्ती करना, संगठन, सेना में अनुशासन बनाए रखना आदि कार्य सेनापति या सर नौबत का होता था। उसके बाद में नेक्स्ट है पंडित राव सदर मुहत्सिब। देखो यहाँ कंफ्यूज होते हैं, पंडित राव या सदर मुहत्सिब, इससे अंदाज़ा नहीं लगता है कि ये किस विभाग का अध्यक्ष होगा। पंडित राव या सदर मुहत्सिब ये धार्मिक कार्यों का और अनुदानों की देखरेख करता है। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, अनुदान देने हैं, उसकी देखरेख कौन करता है, सदर मुहत्सिब या पंडित राव करता है। न्यायाधीश में तो आप कंफ्यूज होंगे ही नहीं। राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, यानी मुख्य न्यायाधीश तो राजा हो गया, लेकिन राजा के बाद में जो सेकंड नंबर पे होता था वो न्यायाधीश होता था। पंडित राव व न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपने असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती थी। पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी मंत्रियों को अपनी असैनिक कर्तव्यों के अतिरिक्त सैनिक जिम्मेदारियां भी पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन 2 को छोड़कर, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर। तो अष्टप्रधान हमने पढ़ लिया। 8 लोग कौन कौन है, वापस एक बार देख सकते हो आप। पेशवा, प्रधानमंत्री, अमात्य, मजूमदार, वित्त मंत्री, मंत्री या वाक्यानवीस यानी दैनिक गतिविधियां, जासूसी, राजा के जीवन की सुरक्षा, सचिव या शुरूनवीस, पत्र व्यवहार, दबीर, सुमंत, विदेश मंत्री, सेनापति, सर नौबत, पंडित राव या मुहत्सिब, धार्मिक कार्यों अनुदान की देखरेख, न्यायाधीश, न्याय का काम करना। चिटनीस व मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे जो पत्र व्यवहार की देखभाल करते थे। चिटनीस और मुंशी भी महत्वपूर्ण अधिकारी जो पत्र व्यवहार की देखभाल करते थे, सचिव की भांति कार्य करते थे। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत का एक आगे देखते हैं अपन, प्रत्येक प्रांत का एक वाइसराय या सूबेदार होता था। 4 प्रांतों में बटा हुआ था, प्रत्येक का एक सूबेदार वाइसराय होता था, एक सूबेदार या वाइसराय होता था, अधिकारी होता था। प्रांतों को प्रगणों व तालुकों में विभाजित किया था। प्रांतों को किसमें बांटा गया, प्रगणों या तालुकों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रगणों के अंतर्गत तरफ व मौज आते थे। यानी प्रांतों को प्रगणों में और प्रगणों के अंतर्गत तरफ या मौज आते थे। प्रांतों का प्रमुख सर सूबेदार तथा प्रगणों का प्रमुख मामलातदार था। यानी आपको ध्यान रखना है, प्रांतों का प्रमुख कौन होता था, सर सूबेदार और प्रगणों का प्रमुख होता था मामलातदार। तो सर सूबेदार और मामलातदार प्रगणों का। तो आपको ध्यान रखना, प्रांत का प्रमुख सर सूबेदार, प्रगणों का प्रमुख मामलातदार। 4 प्रांत थे। प्रांत किस में बटे हुए थे, प्रगणे और तालुकों में विभाजित थे। प्रगणे किस में विभाजित थे, तरफ और मौज में आते थे, तरफ और मौज में विभाजित थे। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि प्रांत प्रगणों और तालुकों में, और उसके बाद में प्रगणों के अंतर्गत प्रगणों और तालुकों में क्या आते थे, तरफ और मौज, ऐसे याद करो, ठीक है। उसके बाद में देखिए, स्वराज्य प्रदेश का प्रशासन सीधे शिवाजी के अधीन था। स्वराज्य प्रदेश का प्रशासन सीधे शिवाजी के अधीन था। अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था तथा जागीर
प्रथा समाप्त कर दी गई, जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया, अधिकारियों को वेतन नगद दिया जाता। अब सेना देखिए, सेना के अंदर इम्पोर्टेंट है, सेना पैदल और घुड़सवार दोनों थे सेना के अंतर्गत। घुड़सवार दो प्रकार के होते थे। अश्व सेना को पागा कहा जाता था, इम्पोर्टेंट है, अश्व सेनाओं का क्या कहा जाता था, पागा। अब आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि अश्व सेना को पागा कहते थे, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये चीज़ आती है, बरगीर और एक सिलेदार, यानी जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे। ऐसे सैनिक जिनको राज्य की ओर से, शिवाजी की ओर से घोड़े और अस्त्र दिए जाते थे, वो बरगीर कहलाते थे। और सिलेदार वे सैनिक जो घोड़े व अस्त्र स्वयं कहलाते थे, यानी मेरा सैनिक का खुद का घोड़ा है, खुद का अस्त्र है लड़ने के लिए, तो वो सिलेदार, और जिनके राज्यों से मिलता है वो बरगीर। 25 अश्वारोही की एक टुकड़ी होती थी जो एक हवलदार के अधीन होती थी। 25 अश्वारोही जो है वो एक टुकड़ी होती थी, और उसके ऊपर एक हेड होता था, उसको हवलदार कहते थे। 5 हवलदारों पर एक जुमलदार होता था। समझ रहे हो बात, यानी 25 अश्वारोही की टुकड़ी और उस पर एक हवलदार, 25 अश्वारोही और उसकी टुकड़ी पर एक हवलदार होता था। 5 हवलदार, अब 5 हवलदार का मतलब एक हवलदार में 25 अश्वारोही है, 5 हवलदारों में कितने अश्वारोही हो जाएंगे, 125 होंगे। पर एक जुमलदार होता था, क्या होता था, एक जुमलदार, यानी आप ये समझ सकते हो 5 हवलदारों पर या 25 यानी 125 अश्वारोही पर क्या होता था, एक जुमलदार होता था। और 10 जुमलदार 1000 के अधीन होते थे। 10 जुमलदार जो हैं वो किसके अधीन होते थे, 1000 के अधीन होते थे। 1000 10 जुमलदारों पर बॉस होता था। 5000 के ऊपर एक पंच हजारी होता था। समझ रहे हो ना, 1000 जो है, 1000 के अंडर में 10 जुमलदार आ रहे हैं, और 10 जुमलदार 5 हवलदारों के ऊपर होता, एक जुमलदार 5। देखो इसको इस तरह समझिए आप, सबसे पहले हो गया हवलदार, 25 अश्वारोही पर एक हवलदार, फिर हवलदार के ऊपर जुमलदार, और जुमलदार के ऊपर 1000, और 1000 के ऊपर 5000 के 5000 के ऊपर पंच हजारी होता था, 5000 के ऊपर एक पंच हजारी होता था। इस तरह आपको याद करना है। तो जुमलदार से ऊपर हो गया पंच हजारी, और पंच हजारी जो है जुमलदार के ऊपर हैं, और जुमलदार के नीचे कौन है, हवलदार है, और हवलदार के नीचे कौन है, अश्वारोही है। इस तरह आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए सर नौबत समस्त सेना का प्रधान होता था, ये आपको मैंने बता ही दिया है, सेनापति या सर नौबत। शिवाजी ने मुस्लिमों को भी सेना में भर्ती किया। पैदल सैनिकों में सैनिक पाइक के ऊपर एक नायक होता था, पैदल सैनिकों में पाइक के ऊपर एक नायक होता था। प्रत्येक नायकों पर एक हवलदार, 2-3 हवलदारों पर एक जुमलदार तथा 10 जुमलदारों पर एक हजारी होता था। मराठा सैन्य व्यवस्था किस महत्वपूर्ण व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण थे। किलों के 3 अधिकारी होते थे, एक तो हवलदार, सर नौबत और सबनीस हवलदार। हवलदार व सर नौबत मराठा होते थे, सबनीस ब्राह्मण होते थे। कोंकण प्रदेश को जीतने के बाद जंजीरा के अबिसिनियाई सिद्धियों के आक्रमण से अपने समुद्र तट की रक्षा के लिए एक नौसेना का निर्माण करवाया, ये इम्पोर्टेंट है। शिवाजी ने कोलाब में एक जहाजी बेड़े का, ये इम्पोर्टेंट है, कोलाब में एक जहाजी बेड़े का निर्माण कराया जो 2 कमानों में था। एक कमान दरिया सारंग और दूसरी नायक के अधीन थी। नौसेना के प्रमुख को सरखेल कहा जाता था। नौसेना के प्रमुख को क्या कहा जाता था, सरखेल कहा जाता था। और कोलाब में शिवाजी ने एक जहाजी बेड़ा तैयार किया। एक कमान का जो अधिकारी था उसको सारंग और दूसरी का नायक के अधीन थी। उसके बाद पढ़ते हैं, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध कला अहमदनगर मलिक अंबर से सीखी। शिवाजी की सेना में मावल,
अंगरक्षक थे। अब्बे केरे के अनुसार शिवाजी गुप्तचरों को अत्यधिक धन देता था जिससे गुप्तचर उसे सही सूचना दे। राजस्व और प्रशासन। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर के मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान निर्धारित किया तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा त्याग दी। भूमि को नाप की इकाई काठी होती थी। भूमि के नाप की इकाई क्या होती थी? काठी। 20 काठी 1 बीघा के बराबर होती थी तथा 120 बीघा 1 चंवर के बराबर होता था। यह आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। शिवाजी ने जागीर प्रथा को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया। आरंभ में पैदावार का 1/3 लगान के रूप में वसूल किया जाता था। बाद में 40% हो गया क्योंकि इसके बदले स्थानीय करों और चुंगी को माफ कर दिया गया। लगान नगद व अनाज दोनों के रूप में दिया जा सकता था। मराठों में प्रचलित तांबे के सिक्कों को रुक्का कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, तांबे के सिक्कों को रुक्का कहा जाता। शिवाजी के आदेश पर अन्नाजी दत्तों ने 1679 में विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया। राजस्व निर्धारण के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को तर्फ और मौजों में बांटा गया था। तर्फ का प्रधान कारकुन होता था। गांव के पैतृक राजस्व अधिकारी पाटिल और जिले के अधिकारी देशमुख या देशपांडे कहलाते थे। जिनकी भूमि पर पैतृक अधिकार होता था मिरासदार कहलाते थे। जिनकी भूमि पर पैतृक अधिकार होता था उनको क्या कहते थे? मिरासदार। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। भूमि कर व व्यापारिक कर शिवाजी की आय के स्थायी साधन थे, किंतु ये सेना के व्यय के लिए पर्याप्त नहीं थे। अतः शिवाजी ने चौथ व सरदेशमुखी को अपनी आय का प्रमुख साधन बनाया। अब ये इंपॉर्टेंट है, चौथ और सरदेशमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हम अच्छे से पढ़ते हैं चौथ और सरदेशमुखी को। चौथ नामक कर के बारे में इतिहासकार अलग अलग मत हैं। रानाडे के अनुसार चौथ तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले वसूल किया जाता था। तीसरी शक्ति, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आक्रमण कर रहा है उससे रक्षा करेगा शिवाजी, इसीलिए चौथ कर वसूल करते थे। यदुनाथ सरकार चौथ मराठा आक्रमण से बचने के बदले वसूल किया जाता था। यदुनाथ सरकार ये कह रहे हैं, रानाडे तो कह रहे हैं तीसरी शक्ति के आक्रमण से रक्षा के लिए वसूला जाता था। यदुनाथ सरकार कह रहे हैं कि मराठे आक्रमण नहीं करे, इसीलिए ये पहले आप कर दे दो तो मराठे आक्रमण नहीं करेंगे। सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूला जाने वाला कर था। सरदेशमुखी कह रहे हैं कि विजित क्षेत्र से वसूला जाने वाला। यदुनाथ सरकार मराठों का आक्रमण से बचने के लिए। रानाडे कह रहे हैं तीसरी शक्ति से सुरक्षा के लिए। चौथ विजित राज्यों में उपज का 1/4 के रूप में वसूल किया जाता था। सरदेशमुखी आय का 10% अतिरिक्त कर था। ये एक प्रजा से वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते लिया जाता था। वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते सरदेशमुखी 10% लिया जाता था। न्याय और प्रशासन में गांव के मामलों की सुनवाई पटेल करते थे। दीवानी व फौजदारी में आगे अपील की जा सकती थी। न्यायाधीश ब्राह्मण होते थे जो स्मृतियों के आधार पर निर्णय देते थे। अपील की अंतिम अदालत हाजिर मजलिस थी जो शिवाजी की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशासन में ज़्यादातर सवाल उनके जो अष्टप्रधान है वहाँ से, या सेना में बरगीर और सिलेदार जो हमने पढ़े थे वहाँ से, या चौथ और सरदेशमुखी से पूछे जाते हैं। चौथ और सरदेशमुखी पे आप फोकस करें, अष्टप्रधानों पर आप फोकस करें, और सेना के अंदर जो बरगीर और सिलेदार है या उसकी नौसेना का जो बेड़ा था दरिया सारंग के नेतृत्व में जहाजी बेड़ा जो कहाँ पर था? कोलाब में था। वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप फोकस कर लोगे तो 99% आपका सवाल हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट करके बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो में कौन सी बातें अच्छी लगी। ये वीडियो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हिस्ट्री जिनके सिलेबस में है उनके लिए उपयोगी है। इसको बार बार देखिए और
वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, खुद भी सब्सक्राइब करें। यही हमारा मोटिवेशन है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद सभी दोस्तों को।